दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने लाखों रुपए की नौकरी सिर्फ इसलिए छोड़ दी ताकि गरीब बच्चों को आईआईटी तक पहुंचा सके। यह कहानी है भारत के महान गणितज्ञ आनंद कुमार की। आइए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है आनंद कुमार से, जो बचपन से ही गणित का दीवाना था। उसके लिए मैथ्स सिर्फ एक विषय नहीं बल्कि उसकी पूरी दुनिया थी। कुछ ही समय बाद आनंद रामानुजन डिबेट प्रतियोगिता में हिस्सा लेता है। देश भर के प्रतिभाशाली छात्र इस प्रतियोगिता में आते हैं, लेकिन आनंद अपनी अद्भुत बुद्धिमत्ता से सबको पीछे छोड़ देता है और गोल्ड मेडल जीत लेता है। मेडल जीतने के बाद वह सबसे पहले अपनी गर्लफ्रेंड सुप्रिया से मिलने जाता है। सुप्रिया मुस्कुराते हुए पूछती है, तो अब आगे क्या करने वाले हो? आनंद बिना एक पल सोचे कहता है, मैं बहुत पढ़ाई करूंगा, कैम्ब्रिज जाऊंगा, ऑक्सफोर्ड जाऊंगा और गणित में पीएचडी करूंगा। यह सुनकर सुप्रिया हंसते हुए कहती है, तब तक तो मेरी सारी खूबसूरती चली जाएगी, शादी कब करोगे? आनंद भी मजाक में जवाब देता है, अभी कौन सी तुम इतनी सुंदर हो? सुप्रिया तुरंत बोलती है, लोग मुझे साइड से देखकर माधुरी दीक्षित की बहन कहते हैं। दोनों की यह प्यारी सी नोकझोंक देखकर साफ पता चलता है कि दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। लेकिन आनंद के लिए सबसे बड़ा प्यार था गणित। हर रोज वह कई किलोमीटर बस से सफर करके एक लाइब्रेरी जाता था। उस लाइब्रेरी में विदेशी मैथमेटिक्स जर्नल आते थे जिनमें दुनिया के सबसे कठिन सवाल छपते थे। आनंद घंटों तक उन्हीं सवालों को हल करने में लगा रहता था। एक दिन लाइब्रेरी का मालिक उसके पास आया और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? आनंद ने जवाब दिया, आनंद। मालिक ने फिर पूछा, पूरा नाम? लेकिन आनंद उस समय सवाल हल करने में इतना खोया हुआ था कि उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। यह देखकर मालिक गुस्से से बोला, यह विदेशी जर्नल तुम्हारी औकात के बाहर है, और उसने आनंद को धक्का देकर लाइब्रेरी से बाहर निकाल दिया। आनंद कुछ समझ पाता उससे पहले लाइब्रेरी का एक कर्मचारी उसके पास आया और धीरे से बोला, अगर सच में यह जर्नल पढ़ना चाहते हो तो इसमें दिए गए किसी अनसुलझे सवाल को हल करके अपना रिसर्च आर्टिकल भेज दो। अगर वह छप गया तो इसी जर्नल में तुम्हारा नाम भी छपेगा और यह जर्नल तुम्हें जिंदगी भर मुफ्त में मिलेगा। बस यही बात आनंद के दिल में उतर गई। उसने उसी होता है। पोस्टमास्टर गर्व से कहते हैं, हाँ, ये मेरा बेटा है, इसका रिसर्च आर्टिकल लंदन जा रहा है, जल्दी से इसे पोस्ट कर दो। कुछ दिनों बाद आनंद के पिता तेजी से साइकिल चलाते हुए घर की ओर आ रहे होते हैं। आज इतने खुश क्यों हो? आनंद के पिता जोर से चिल्लाते हैं, हमारे बेटे का कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। उसके रिसर्च आर्टिकल को देखकर विदेशी प्रोफेसर भी हैरान रह गए। जिस सवाल को कोई हल नहीं कर पाया उसे हमारे बेटे ने हल कर दिखाया। यह खबर सुनकर पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। आनंद की आंखों में भी अपने सपनों की चमक दिखाई देने लगती है। अगले ही दिन वह उसी लाइब्रेरी में पहुंचता है जहां कभी उसे बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया गया था। वह चुपचाप विदेशी मैथमेटिक्स जर्नल का एक पन्ना खोलकर लाइब्रेरी के मालिक के सामने रख देता है। उस पन्ने पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, आनंद कुमार। आनंद मुस्कुराते हुए कहता है, यही है मेरा पूरा नाम। यह देखकर लाइब्रेरी का मालिक शर्म से अपना सिर झुका लेता है। अब आनंद का सबसे बड़ा सपना था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाना। एक दिन वह सुप्रिया के घर एक समारोह में जाता है। वहां सुप्रिया के पिता भी आनंद की खूब तारीफ करते हैं और पूछते हैं, बेटा, कैम्ब्रिज में एडमिशन तो मिल गया, लेकिन इंग्लैंड जाने का खर्च कैसे उठाओगे? आनंद विश्वास से जवाब देता है, पिताजी अपने पीएफ से लोन ले रहे हैं और बाकी मदद शिक्षा मंत्री करने वाले हैं। उम्मीद है सब ठीक हो जाएगा। सुप्रिया के पिता मुस्कुराकर उसे शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगले दिन आनंद अपने पिता के साथ शिक्षा मंत्री के पास मदद मांगने जाता है। उसे पूरा भरोसा था कि वादा निभाया जाएगा, लेकिन घंटों इंतजार करने के बाद भी कोई मदद नहीं मिलती। आनंद बार बार विनती करता है, लेकिन हर बार उसे सिर्फ एक ही जवाब मिलता है, आज नहीं, बाद में आना। दिन बीतते गए, कैम्ब्रिज जाने की आखिरी तारीख भी पास आ गई। आनंद और उसके पिता हर जगह पैसे का इंतजाम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं करता। आखिरकार वह की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि अब पढ़ाई नहीं बल्कि 2 वक्त की रोटी जुटाना सबसे बड़ी चुनौती बन गई थी। साइकिल पर घर घर जाकर पापड़ बेचने लगा। सोचिए, जिसने पूरी दुनिया को अपनी प्रतिभा से चौंका दिया था, आज वही लड़का गलियों में पापड़ बेच रहा था। एक बनने का इरादा है क्या? लेकिन जैसे ही उसने आनंद का चेहरा देखा, वह चौंक गया। वह बोला, एक मिनट, तुम आनंद कुमार हो ना, वही रामानुजन डिबेट के गोल्ड मेडलिस्ट? आनंद चुपचाप सिर हिला देता है। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि एक्सेलेंस कोचिंग सेंटर का मालिक लल्लन सिंह था। लल्लन सिंह बोला, इतना बड़ा गणितज्ञ और पापड़ बेच रहा है? तुम्हारी जगह सड़क पर नहीं, मेरे कोचिंग सेंटर में है। फिर वह आनंद को अपनी लग्जरी कार में बैठाकर सीधे एक्सेलेंस कोचिंग सेंटर ले जाता है। वहां पहुंचकर आनंद की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। शानदार बिल्डिंग, एयर कंडीशन क्लासरूम, हजारों छात्र और करोड़ों का कारोबार। लल्लन सिंह मुस्कुराकर कहता है, यहाँ पढ़ने के लिए बच्चों के माँ बाप लाखों रुपए देते हैं। अगर तुम मेरे यहाँ पढ़ाओगे तो जितना पैसा तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, उससे ज्यादा कमाओगे। इतना कहकर वह आनंद के सामने नोटों से भरा एक बैग रख देता है। अपने परिवार की हालत याद करके, अपने टूटे हुए सपनों को याद करके आनंद आखिरकार यह नौकरी स्वीकार कर लेता है। इसके बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। जो लड़का कभी साइकिल से पापड़ बेचता था, अब महंगी बाइक पर घूमने लगा। उसके गले में सोने की चेन, हाथ में महंगी घड़ी और जेब में ढेर सारे पैसे थे। घर वाले भी बहुत खुश थे। सुप्रिया के पिता, जो पहले इस रिश्ते के खिलाफ थे, अब खुशी खुशी आनंद को अपना दामाद मानने लगे।
ऐसा लग रहा था कि अब आनंद की जिंदगी में कोई कमी नहीं बची। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। कोचिंग से लौटते समय आनंद एक पब में अपने दोस्तों के साथ जश्न मना रहा था। वहां से बाहर निकलते ही उसकी नजर सड़क किनारे बैठे एक गरीब लड़के पर पड़ती है। वह लड़का फटे हुए कपड़ों में बैठकर मुश्किल गणित का सवाल हल कर रहा था। आनंद उसके पास जाता है और पूछता है, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? लड़का उदास होकर कहता है, पैसों की वजह से पढ़ाई छोड़नी पड़ी। आनंद फिर पूछता है, यह सवाल समझ में आता है? लड़का मुस्कुरा कर जवाब देता है, सिर्फ समझता ही नहीं, हल भी कर सकता हूं। यह सुनकर आनंद कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। वह वहां से निकलकर एक रिक्शे में बैठ जाता है। रास्ते में रिक्शा वाला अचानक कहता है, साहब, इस देश में तो हमेशा राजा का बेटा ही राजा बनता है, गरीबों की किस्मत कभी नहीं बदलती। यह बात आनंद के दिल में तीर की तरह चुभ जाती है। उसे अपना अतीत याद आने लगता है। अगर वह भी गरीब ना होता, अगर उसके पास पैसे होते तो शायद आज कैम्ब्रिज में पढ़ रहा होता और आज वह उन्हीं अमीर बच्चों को पढ़ा रहा था जिनके माँ बाप लाखों रुपये फीस दे सकते थे। लेकिन सड़क किनारे बैठा वह गरीब लड़का, उसके पास प्रतिभा तो थी, मौका नहीं था। इसके बाद आनंद अपने घर की छत पर टीन लगाकर एक छोटा सा कमरा तैयार करता है। न कोई बड़ी बिल्डिंग, न एसी, न महंगी कुर्सियां, बस एक ब्लैक बोर्ड, कुछ बेंच और पढ़ाने का जुनून। फिर वह अखबार में एक विज्ञापन छपवाता है, गरीब और प्रतिभाशाली छात्रों के लिए आईआईटी की मुफ्त कोचिंग। यह खबर पूरे बिहार में आग की तरह फैल जाती है। इसी बीच सुप्रिया आनंद से मिलने आती है। वह गुस्से में कहती है, तुमने इतनी बड़ी नौकरी क्यों छोड़ दी? क्या तुमने हमारे भविष्य के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? आनंद चुपचाप उसकी बातें सुनता रहता है। सुप्रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहती है, ठीक है, अगर यही तुम्हारा फैसला है तो मैं किसी और के साथ अपनी जिंदगी बिता लूंगी, लेकिन याद रखना, एक दिन तुम्हें इस फैसले पर पछताना पड़ेगा। इतना कहकर वह रोते हुए वहां से चली जाती है। आनंद उसे रोकना चाहता है, लेकिन अपने सपने के सामने वह अपने प्यार की कुर्बानी दे देता है। कुछ दिनों बाद बिहार के अलग अलग गांवों से गरीब लेकिन होनहार बच्चे आनंद के पास आने लगते हैं। कोई कई किलोमीटर पैदल चलकर आया था, कोई नदी पार करके, तो किसी ने किराए के पैसे जुटाने के लिए अपने घर की मुर्गी तक बेच दी थी। एक लड़का कहता है, सर, किराए के पैसे नहीं थे इसलिए तैरकर नदी पार करके आया हूं। दूसरा कहता है, मैंने पड़ोसी की मुर्गी बेचकर बस का किराया जुटाया। इन बच्चों की बातें सुनकर आनंद की आंखें भर आती हैं। उसे समझ आ जाता है कि इन बच्चों के पास पैसे नहीं है, लेकिन सपने बहुत बड़े हैं। अब आनंद के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। 30 बच्चों को पढ़ाने से भी ज्यादा मुश्किल था उन्हें 2 वक्त का खाना खिलाना। आनंद की माँ पूरे दिन रसोई में मेहनत करती, कभी दाल पतली बनती, सोए, इसकी पूरी कोशिश होती। उधर आनंद दिन रात बच्चों को पढ़ाने में लगा रहता। वह सिर्फ किताबों से नहीं पढ़ाता था, बल्कि उन्हें हर सवाल को अलग तरीके से सोचना सिखाता था। धीरे धीरे बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ने लगा, लेकिन पैसों की समस्या हर दिन और बड़ी होती जा रही थी। आखिरकार आनंद बैंक से लोन लेने का फैसला करता है। वह बैंक मैनेजर के पास पहुंचकर कहता है, मैं गरीब लेकिन होनहार बच्चों को आईआईटी रख सकता हूं। बैंक मैनेजर उसकी बात ध्यान से सुनता है और कहता है, आनंद जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बैंक भावनाओं पर नहीं, मुनाफे पर चलता है। जहां से पैसा वापस आने की गारंटी हो, लोन सिर्फ वहीं दिया जाता है। यह सुनकर आनंद निराश होकर बैंक से बाहर निकल आता है। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। आखिर में मजबूर होकर वह उसी इंसान के पास जाता है जिसकी नौकरी वह छोड़कर आया था, लल्लन सिंह। लल्लन सिंह मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे पता था एक दिन तुम्हें वापस मेरे पास आना ही पड़ेगा। आनंद कहता है, मुझे अपने लिए नहीं, इन बच्चों के लिए मदद चाहिए। लल्लन सिंह कुछ देर सोचता है और फिर एक शर्त रखता है। वह कहता है, एक प्रतियोगिता होगी, पढ़ाई का पूरा खर्च मैं उठाऊंगा, लेकिन अगर मेरे छात्र जीत गए तो तुम्हें वापस एक्सेलेंस कोचिंग सेंटर में पढ़ाना होगा। कुछ पल सोचने के बाद आनंद यह शर्त स्वीकार कर लेता है। इसके बाद दोनों के बीच एक लिखित समझौता तैयार किया जाता है। इस समझौते का गवाह बनता है आईएएस अधिकारी पुरुषोत्तम सिंह। और यहीं आनंद को एक बड़ा झटका लगता है, क्योंकि पुरुषोत्तम सिंह की पत्नी कोई और नहीं, सुप्रिया थी। जिस लड़की के साथ आनंद ने पूरी जिंदगी बिताने का सपना देखा था, आज वह किसी और की पत्नी बन चुकी थी। और अब सबकी नजरें उस परीक्षा पर टिक जाती हैं जो दोनों की किस्मत बदलने वाली थी। आखिरकार वह दिन आ ही जाता है जिसका इंतजार आनंद, उसके 30 छात्र और लल्लन सिंह सभी को था। आज दोनों कोचिंग सेंटरों के छात्रों के बीच प्रतियोगिता होने वाली थी। एक तरफ थे एक्सेलेंस कोचिंग के छात्र जो महंगे स्कूलों में पढ़ते थे, अंग्रेजी में बात करते थे और हर सुविधा उनके पास थी। दूसरी तरफ थे आनंद कुमार के 30 छात्र जिनके पास न अच्छे कपड़े थे, न महंगी किताबें और न ही कोई सुविधा, लेकिन उनके पास एक चीज जरूर थी, अपने सपनों को सच करने की जिद। कुछ ही देर बाद परीक्षा शुरू होती है। सभी छात्र पूरे आत्मविश्वास के साथ सवाल हल करने में जुट जाते हैं। परीक्षा खत्म होने के बाद सभी बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार करने लगते हैं। आखिरकार अधिकारी पुरुषोत्तम सिंह उतरते हैं और उनके साथ उतरती है सुप्रिया। सुप्रिया को देखकर आनंद कुछ पल के लिए भावुक हो जाता है, लेकिन अगले ही पल वह खुद को संभाल लेता है। मंच पर पुरुषोत्तम सिंह माइक उठाते हैं और रिजल्ट घोषित करते हैं। वह कहते हैं, एक्सेलेंस कोचिंग के छात्रों का औसत स्कोर 52% है। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती है। फिर वह आगे कहते हैं, और आनंद कुमार के छात्रों का औसत स्कोर 39% है। यह सुनते ही आनंद के छात्रों के चेहरे उतर जाते हैं। आनंद भी कुछ पल के लिए शांत हो जाता है। उधर लल्लन सिंह के चेहरे पर जीत की मुस्कान आ जाती है। वह मंच पर आनंद को बुलाकर कहता है,
समझौते के अनुसार अब तुम्हें फिर से एक्सीलेंस कोचिंग सेंटर में लौटना होगा। आनंद कुछ बोल ही पाता, तभी एक पत्रकार खड़ा होकर कहता है, अगर समझौता हुआ है तो उसके कागज हमें भी दिखाइए। लल्लन सिंह तुरंत पुरुषोत्तम सिंह से कहता है, अग्रीमेंट निकालिए। पुरुषोत्तम अपने बैग में कागज ढूंढने लगते हैं, लेकिन पूरा बैग देखने के बाद भी वह कागज नहीं मिलता। लल्लन सिंह गुस्से से पूछता है, कहां गया अग्रीमेंट? उसी समय आनंद की नजर सुप्रिया पर पड़ती है। सुप्रिया चुपचाप उसकी तरफ देख रही थी। आनंद समझ जाता है यह कागज उसी ने छिपाया है। अब लल्लन सिंह आनंद से पूछता है, बताओ क्या तुमने कोई समझौता किया था? कुछ पल की खामोशी के बाद आनंद मुस्कुराकर जवाब देता है, नहीं, मैंने कोई अग्रीमेंट नहीं किया। यह सुनकर लल्लन सिंह गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वह चिल्लाकर कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम धोखा दे रहे हो। आनंद शांत आवाज में जवाब देता है, धोखा तो आप सालों से गरीब बच्चों के साथ करते आए हैं। अगर मेरे इस एक झूठ से इन 30 बच्चों की जिंदगी बन सकती है तो मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं है। इतना कहकर आनंद अपने छात्रों के साथ वहां से चला जाता है, लेकिन उसके मन में एक सवाल लगातार घूम रहा था, आखिर उसके छात्र इतने कम नंबर क्यों लाए? उस रात आनंद सभी छात्रों को बुलाकर पूछता है, क्या पेपर बहुत कठिन था? एक छात्र सिर झुकाकर कहता है, नहीं सर, पेपर आसान था। आनंद फिर पूछता है, फिर क्या हुआ? दूसरा छात्र जवाब देता है, सर, जब हमने एक्सेलेंस के छात्रों को महंगे कपड़ों में देखा, उन्हें अंग्रेजी बोलते सुना, तो हमें लगा कि हम उनके सामने कुछ भी नहीं है। हम डर गए और उसी डर की वजह से हमारा दिमाग काम करना बंद कर गया। उस दिन के बाद आनंद पूरी तरह बदल जाता है। उसे समझ आ चुका था कि उसके छात्रों को गणित नहीं बल्कि आत्मविश्वास की सबसे ज्यादा जरूरत है। अब वह उन्हें सिर्फ किताबों से नहीं पढ़ाता था, बल्कि हर रोज उन्हें यह एहसास दिलाता था कि आईआईटी में सीट दिमाग से मिलती है, पैसे से नहीं। धीरे धीरे बच्चों का डर खत्म होने लगा। जो बच्चे पहले अंग्रेजी बोलने वालों को देखकर घबरा जाते थे, अब वही बिना डरे मुश्किल से मुश्किल सवाल हल करने लगे। लेकिन दूसरी तरफ लल्लन सिंह की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे डर था कि अगर आनंद के छात्र आईआईटी में सफल हो गए तो उसकी करोड़ों की कोचिंग इंडस्ट्री पर असर पड़ेगा। इसलिए वह एक खतरनाक फैसला लेता है। वह कुछ गुंडों को बुलाकर कहता है, आनंद कुमार को रास्ते से हटा दो। उधर एक सुपारी किलर आनंद को मारने के इरादे से उसके पास पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वह आनंद के सामने आता है उसका इरादा बदल जाता है। वह कहता है, लल्लन सिंह ने मुझे तुम्हें मारने की सुपारी दी है। आनंद यह सुनकर चौंक जाता है। सुपारी किलर आगे कहता है, मैं चाहता तो अभी तुम्हें मार सकता था, लेकिन जब मैं जेल में था तुम्हारे पिता मेरी मां तक मेरे खत पहुंचाया करते थे। उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की थी। मैं उनका एहसान नहीं भूल सकता, इसलिए आज मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा। फिर वह चेतावनी देते हुए कहता है, लेकिन सावधान रहना, मैं नहीं तो कोई और जरूर आएगा। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। आनंद समझ जाता है कि अब खतरा सचमुच उसके सिर पर मंडरा रहा है, लेकिन वह डरने के बजाय पहले से भी ज्यादा मेहनत से बच्चों को पढ़ाने लगता है। कुछ दिनों बाद आनंद साइकिल से अपने छात्रों के लिए खाना लेकर लौट रहा होता है। तभी अचानक कुछ हथियारबंद गुंडे उसका रास्ता रोक लेते हैं। इस बार उनका इरादा साफ था, आनंद को जिंदा नहीं छोड़ना। एक गुंडा सीधे आनंद पर गोली चला देता है। गोली उसके पेट में लगती है और वह सड़क पर गिर पड़ता है। तभी उसका भाई फुग्गा वहां पहुंच जाता है। वह किसी तरह गुंडों का सामना करता है और गंभीर रूप से घायल आनंद को अस्पताल पहुंचाता है। डॉक्टर तुरंत आनंद को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। उधर जब लल्लन सिंह को पता चलता है कि आनंद अभी भी जिंदा है तो वह गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वह अपने आदमियों से कहता है, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए, अस्पताल जाओ, आनंद और उसके सभी छात्रों को खत्म कर दो, कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। लेकिन लल्लन सिंह की यह बात एक आदमी सुन लेता है। वह बिना समय गंवाए भागता हुआ अस्पताल पहुंचता है और आनंद के छात्रों को पूरी। इधर लल्लन सिंह के भेजे हुए गुंडे अस्पताल पहुंच जाते हैं, लेकिन आनंद के छात्र पहले से ही तैयार थे। उनके पास न बंदूक थी न कोई हथियार, लेकिन उनके पास था तेज दिमाग। वे पूरे अस्पताल का नक्शा देखकर एक योजना बनाते हैं। कुछ छात्र गुंडों को अलग अलग रास्तों में भटकाने लगते हैं। कोई गलत दिशा बताता है तो कोई उन्हें दूसरी मंजिल पर भेज देता है। धीरे धीरे सभी गुंडे अलग हो जाते हैं, दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल की सुरक्षा और पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। इस तरह आनंद के 30 छात्रों ने बिना किसी हथियार के सिर्फ अपनी बुद्धि से सभी गुंडों को हरा दिया। पूरी रात जागने के बावजूद कोई भी छात्र परीक्षा छोड़ने के बारे में नहीं सोचता। सभी सीधे अस्पताल से परीक्षा केंद्र पहुंचते हैं। दूसरी तरफ आनंद अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ सिर्फ एक ही प्रार्थना कर रहा था, भगवान मेरे बच्चों की मेहनत सफल कर देना। परीक्षा खत्म हो जाती है। अब शुरू होता है सबसे मुश्किल इंतजार, रिजल्ट का इंतजार। कुछ दिनों बाद रिजल्ट घोषित होने वाला था। आनंद अभी भी बेचैन था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके 30 छात्रों में से आखिर कितने बच्चे सफल हुए होंगे। तभी अचानक उसका भाई फुग्गा दौड़ता हुआ कमरे में आता है। उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। वह जोर से चिल्लाता है, भैया हो गया। आनंद घबराकर पूछता है, क्या हो गया? फुग्गा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह मुस्कुराते हुए कहता है, भैया हमारे 30 के 30 बच्चे आईआईटी में पास हो गए। यह सुनते ही आनंद की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। कुछ ही देर बाद सभी छात्र दौड़ते हुए अस्पताल पहुंचते हैं। वे अपने गुरु को गले लगा लेते हैं। पूरा अस्पताल तालियों की आवाज से गूंज उठता है। आनंद मुस्कुराते हुए अपने छात्रों को देखता है। उसकी सबसे बड़ी जीत कोई इनाम नहीं थी,
उसकी सबसे बड़ी जीत थी 29 गरीब बच्चों का भविष्य। दोस्तों, यह फिल्म आनंद कुमार की असली जिंदगी से प्रेरित है। फिल्म को और रोमांचक बनाने के लिए इसमें कई घटनाएं और किरदार काल्पनिक जोड़े गए हैं, लेकिन आनंद कुमार का संघर्ष, आर्थिक तंगी के बावजूद हार न मानना और गरीब बच्चों के लिए सुपर 30 की शुरुआत करना वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही शानदार मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए सिनेमा कहानी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।